बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल कर रहे होंगे और साथ साथ कुछ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोगों के टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहे हैं, कुछ ना कुछ जो भी आप लोगों की क्वेरीज़ हैं व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग मुझे भेजते रहे और मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। और अगर उसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन ऑलवेज़ आस्क। टाइम एंड अगेन आई हैव बी रिक्वेस्टिंग कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन सेशन की ज़रूरत है तो वी कैन अरेंज दैट। प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज टू योर CR इफ़ यू नीड एनी ऑनलाइन सेशन। तो हम फ़ेस टू फेस मतलब ऑनलाइन सेशन जो है वो लाइव लेक्चर के तौर पे कंडक्ट कर सकते हैं। वो लेक्चर रिकॉर्ड भी हो सकता है और आप लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ जो नहीं आ सकते उनसे शेयर भी हो सकता है। ओके। आप में से किसी स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था कि इस तरह का एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर मतलब B-3-7 और फिगर है 3.76। हमारी टेक्स्ट बुक की ये प्रॉब्लम है और अनसॉल्व प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैंने खैर उनको रिप्लाई भी कर दिया था स्टूडेंट को, लेकिन आई थॉट कि आप लोग सब लोगों के साथ एक दफ़ा डिस्कस कर लें ताकि आप लोगों को अगर ये कन्फ्यूजन है कि अगर आपके पास दो इनपुट्स हों, आपके पास मल्टीपल इनपुट सिस्टम है तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे या उसको कैसे लेकर चलेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से भी सॉल्व हो सकता है या आप सिग्नल फ्लो ग्राफ इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइंडेड यू हैव टू इनपुट्स, आर और डी जो हैं वो दो इनपुट्स हैं। ये दोनों यहाँ पे सम अप हो रही हैं, ठीक है। ये वाली एक यहाँ पे सम अप हो रही है और ये पॉजिटिव आर और नेगेटिव फीडबैक के साथ ये कनेक्टेड है विद योर H2, ठीक है। ज़ाहिर है कि आपको पता है कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन या जो भी आजकल हम क्लासिकल कंट्रोल या क्लासिकल कंट्रोल को पढ़ रहे हैं और उसमें हम जो भी बातचीत करते हैं, हम बात करते हैं लीनियर टाइम इनवेरिंग सिस्टम की, ठीक है। LTI सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। तो लीनियर टाइम इनवेरिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका सिस्टम लीनियर है। जब हम लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर में इसका मतलब है कि सिस्टम लीनियर होने का मतलब है कि आप इसके ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। व्हाट इज़ द सुपरपोजिशन थ्योरम? सुपरपोजिशन थ्योरम ये है कि आप एक वक्त में एक इनपुट लगाएं, ठीक है, और उससे जो भी आउटपुट बने उसको अलग से कैलकुलेट कर लें, फिर वो दूसरी वाली इनपुट को ज़ीरो करके पहली वाली इनपुट जो है वो से आउटपुट निकाल लें। फॉर एग्जांपल हम अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, पहले मैं इसको डी को ज़ीरो कर लेता हूँ, दैट इज़ जो डिस्टर्बेंस इनपुट है, दिस डिस्टर्बेंस इनपुट इज़ ज़ीरो। तो उसकी वजह से आर कोई भी वैल्यू है आपके पास, आर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से सी, लेट से मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, C1 रख देता हूँ मैं, लेट से C1/R कह देते हैं। C1 मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये C1 है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक इनपुट इन्वॉल्व हो रही है। इसी तरह से आप दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आप D को जो है वो एक्टिव रखोगे और R को ज़ीरो कर दोगे। तो यहाँ से लेट से जो भी आउटपुट आएगी, लेट से वो C2 आ जाती है, ठीक है। तो आपके पास C2/D कोई एक आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो आखिर में जब आपने टोटल सी निकालना है, यानी कि जो आपकी ओवरऑल रिस्पांस है, ये ओवरऑल जो आपके पास जो है आउटपुट है, दैट विल बी गिवन एज C1 + C2, ठीक है। तो आपके पास जो है वो C1 और C2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटल सम हो गया, ठीक है। टोटल सम निकालने का ये तरीका है और आप लोगों ने ये सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो अपने मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा और आपको पता है कि इसको कैसे हैंडल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो लेकिन हम इसी को जो है वो कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं तो कंट्रोल में भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे हम क्या कहते हैं अपनी बाकी सिस्टम के साथ या बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज़ करते हैं। ओके। ये बात कर लेने के बाद अगर मैंने इसका C/R मतलब C1/R निकालना है, C1/R, तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा कि हम जो है वो D को ज़ीरो कर देंगे। D को जब आप ज़ीरो करोगे तो क्या होगा, D इज़ ज़ीरो, ठीक है। D इज़ ज़ीरो का मतलब है कि ये जो समर यहाँ पे था, ये समर ऑल टुगेदर ख़त्म हो गया। जब ये समर ऑल टुगेदर ख़त्म हो गया तो आप देख रहे हो कि ये एक प्रॉपर लूप है, ठीक है। दिस इज़ अ प्रॉपर लूप। देन इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाई, मतलब ये आपको पता है G1 G2 फीड फॉरवर्ड गेन है डिवाइडेड बाय 1 + G1 G2
इनटू द फीडबैक गेन दैट इज H1। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम का जो है वो ट्रांसफर फंक्शन सिंपल लूप से आप निकाल लोगे। ठीक है, अगर मैं इसको चले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। वैसे तो बहुत सिंपल है, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इसकी इस पार्ट की सोल्यूशन की ज़रूरत है, लेकिन एनीवे जब आपके पास ये सिंपल एक ब्लॉक हो जाएगा तो दिस सिंपल ब्लॉक इज मल्टीप्लाई बाय G1 एज वेल एज G3 और फिर एक ये आउटर लूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये लूप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसका C1/R निकालना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, हाँ, जो प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है या आएगी अगर आप इसको सॉल्व करोगे, वो प्रॉब्लम है कि दूसरा वाला पार्ट जो इसका है, यानी कि ये तो समर मौजूद है अपनी जगह पर और ये डी है आपके पास। जो दूसरा वाला पार्ट है जिसमें आर को आप ज़ीरो करोगे, जब आप आर को ज़ीरो करोगे तो क्या होगा, दिस आर इज ज़ीरो। ठीक है, अब आर ज़ीरो इसका मतलब है दिस फीडबैक प्लस ज़ीरो, तो मतलब क्या हुआ कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि यहाँ से समर गायब हो जाएगा। लेकिन समर जो गायब होगा उसको आपने एक थोड़ा सा मतलब यू नीड टू पे अटेंशन कि ये जो फीडबैक आ रही है जो कि H2 के नाम से है, इट इज मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। तो इसको हैंडल करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद -H2 ताकि वो जो प्लस माइनस का इफेक्ट है, नेगेटिव का इफेक्ट है, वो कैटर हो सके। ठीक है, तो बाकी ये सिंपली इसके साथ G1 के साथ कनेक्टेड है, यानी कि -H2 मल्टीप्लाई बाय G1 और फिर यहाँ पे जाके ये ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा एक सिस्टम बन गया, पूरा एक फीडबैक बन गया, मतलब पूरा एक ब्लॉक डायग्राम बन गई। अब आपने निकालना है इसका क्या निकालना है, यानी कि C2 कहें या CD/D कहें, वट एवर यू वॉन्ट टू नेम इट, इट्स अप टू यू। CD/D करके आप इसको निकालना चाहते हैं तो CD/D करके आप इसको निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि इसको निकालें कैसे। ठीक है, क्लास में मैंने बात की थी कि आप क्या करोगे, आप इसकी मतलब इस फिगर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रोटेट करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रोटेट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को देखने की ज़रूरत है कि हाउ यू आर कनेक्टेड इन अ फीड फॉरवर्ड वे, मतलब फीड फॉरवर्ड क्या है आपके पास। सबसे पहले आपको फीड फॉरवर्ड ढूंढने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखें तो जो आपके पास फीड फॉरवर्ड है वो बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट, माइंड इट, डी आपकी इनपुट है और आउटपुट आपके पास क्या है, C। तो एनीथिंग कमिंग फ्रॉम D to C इज योर फीड फॉरवर्ड। ठीक है, D to C इज योर फीड फॉरवर्ड। तो ये सारी चीज जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये फीड फॉरवर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अब अगली बात क्या है कि फीड फॉरवर्ड ये वाला D और C तो फीड फॉरवर्ड हो गया, इसके साथ ये जो चीज ऐड हो रही है, ये सारी की सारी चीज जो मतलब यहाँ पे एडिशन के तौर पर नजर आ रही है आपको, वो क्या है, वो ये सारा का सारा जो भी आपके पास नजर आ रहा है। चलिए मैं ब्लू से इसको मेंशन कर देता हूँ। लेट मी मेक इट दिस बॉक्स। ठीक है, ये जो सारा आपको नजर आ रहा है, दिस इज योर फीडबैक जो कि यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है, वो प्रॉब्लम ये H1 है, क्योंकि H1 यहाँ से पिक ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो इस H1 को मतलब किसी तरह से हैंडल होना चाहिए कि यहाँ से ना हो, ताकि फीड फॉरवर्ड का जो हमारा प्रॉब्लम है वो ज़रा फीड फॉरवर्ड थोड़ी सी अलग हो जाए और फीडबैक अलग हो जाए। तो अगर मैं इस ब्रांच को यहाँ से उठा के यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, सिंपली यहाँ से ब्रांच उठा के इधर पीछे यहाँ पे कनेक्ट कर दी, तो अब क्या रह गया आपके पास। अब आप देखें तो ये फीड फॉरवर्ड यहाँ से जो ब्रांच निकल रही थी वो यहाँ पर चली गई, लेकिन क्योंकि पहले इस ब्रांच में G3 जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं इसको इससे पिक ऑफ पॉइंट को एक गेन से आगे लेके गया हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको उस गेन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेट्स डिवाइड विद दैट गेन, दैट इज 1/G3। ठीक है, तो अब आप देखें तो आपका बड़ा स्टैंडर्ड किस्म की एक सिस्टम बन गया है कि दिस इज योर फीड फॉरवर्ड एंड दिस इज योर फीडबैक, कंप्लीट फीडबैक। ठीक है, जिसमें ये वाली 1/G3 मल्टीप्लाई हो रहा है H1 से। ठीक है, और फिर ये जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके एड अप हो रहा है। फिर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला जो फीडबैक आ रहा है, ये फीडबैक H2 और G1 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे दोबारा जाके ऐड हो रहा है। तो ये समर है, इस समर की आउटपुट G1 से मल्टीप्लाई होके फीडबैक के तौर पर शामिल हो रही है। लेट मी रीड्रॉ दिस फिगर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड वे।
ठीक है, वो स्टैंडर्ड वे के तौर पे हम इसको क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं या ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आपके पास क्या है जी, आपके पास है डी एज अ इनपुट, डी इनपुट आया, आगे समर आया, दिस इज योर समर, ये वाला समर जी, दिस समर, ठीक है, दोनों एडिशन है, चले मैं दोनों एडिशन लगा देता हूँ। ओके, उसके बाद क्या हुआ, G1 और G2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी G2 और G3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फाइन, G2 G3 मल्टीप्लाई हो गए और उससे आपके पास C बन गया। ये आपका फीड फॉरवर्ड है, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड्रॉ इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, फीड फॉरवर्ड आ गया आपके पास। अब इसको फीडबैक के तौर पे लेके आते हैं जी, इसका फीडबैक ड्रॉ करते हैं। फीडबैक में आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यू कैन सी दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की एक ब्रांच है जो कि 1/G3 से मल्टीप्लाई होकर किससे आगे मल्टीप्लाई हो रही है, H1 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है जी, H1 और G3 के साथ 1/G3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। उसके बाद जो एक और ब्रांच है यहाँ पर, उसको देखें तो वो ब्रांच सिंपल है, वो ब्रांच क्या है, H2 से मल्टीप्लाई हो रही है, H2 से मल्टीप्लाई हो रही है, -H2 है या आपके पास, चले मैं फिलहाल इसको H2 लिख रहा हूँ। क्यों H2 लिख रहा हूँ, रीज़न बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। अच्छा चले, पहले मैं माइनस ही लिख देता हूँ, -H2, और ये -H2 आगे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है G1 से, ठीक है, तो ये वाला बॉक्स आ गया आपके पास G1 वाला बॉक्स, ठीक है, -H2 और G1 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आपके पास समर आ गया, ठीक है। आगे ये वाला समर, ये वाला समर ड्रॉ कर रहा हूँ जी मैं, क्योंकि क्या हो रहा है आपके पास, ये जो कुछ भी आ रहा है ये दोनों ब्रांचेस आगे जाके इस समर में ऐड हो रही हैं, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच ये है, ठीक है, ये जो आपके पास ब्रांच आपको नज़र आ रही है, ओके, नज़र आ रही हैं दोनों ब्रांचेस और नीचे वाली भी दोनों। एक ब्रांच ये वाली ब्रांच जो है वो ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, ये वाली नीचे वाली ब्रांच है जो आपको नीचे वाली ब्रांच नज़र आ रही है, ठीक है। तो दोनों ब्रांचेस आपने लिख ली और वो दोनों ब्रांचेस जो हैं वो सम अप हो रही हैं इस समर पे। तो ये समर है प्लस कौन सी वाली ब्रांच, माइनस साइन के साथ है, ये वाली ब्रांच जो है वो माइनस साइन के साथ है, ठीक है, और ये वाली ब्रांच जो है वो प्लस साइन के साथ है। ये दोनों एडअप होते हैं, ये दोनों अपना जो भी रिजल्ट बनाते हैं, जो भी एडिशन होती है, उसके बाद उस समर के बाद लगा हुआ है G1, तो ये G1 आ गया आपके पास, ठीक है, ये G1 आ गया आपके पास, ये G1 आगे जाकर एडअप हो रहा है आपके यहाँ पे सिस्टम में, ठीक है। तो दिस इज नाउ इन अ काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन अभी हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस माइनस साइन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और माइनस साइन को ख़त्म करके ये वाला प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट कर दूँ, तो बात एक ही है, राइट, ठीक है। अब ये दो पैरेलल ब्लॉक्स हैं, ये दोनों पैरेलल सिस्टम है या पैरेलल ब्लॉक्स हैं, इन दोनों पैरेलल ब्लॉक्स को अगर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो आपको पता है आई कैन राइट इट, मैं इस पूरे ब्लॉक की जगह क्या लिख सकता हूँ, H1/G3, ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन मैं कॉमन ले लेता हूँ, प्लस H2G1, ये दोनों ब्लॉक अलॉन्ग विद समर यही बात कह रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो यही बात कह रहे हैं, रिमूव कर दिया, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, तो आई एम लेफ्ट विद ओनली वन ब्लॉक विच इज दिस ब्लॉक, ठीक है, ये वाला ब्लॉक हो गया आपके पास। इसका ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन जो कॉमन लिया हुआ मैंने, अच्छा ये वाला ब्लॉक जो है वो नेगेटिव साइन, चले अभी फिलहाल मैं कॉमन के तौर पे अंदर ही रख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये नेगेटिव जो आपके पास है, ये माइनस साइन, ये अब ये पूरा ब्लॉक आगे जाके कनेक्टेड है G1 के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और फिर आगे ये जाके प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि एक स्टैंडर्ड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बन जाए। ये G1 जो है वो फीडबैक में मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो इस ब्लॉक को भी मैं कंबाइन करके इकट्ठा करके लिख देता हूँ और ये आपके पास एक सिस्टम बन गया। नाउ दिस सिस्टम इज योर स्टैंडर्ड फीडबैक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो स्टैंडर्ड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ज़ाहिर है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मतलब इसका नेट ट्रांसफ़र फंक्शन आप जो है वो C/D बड़े आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज़ CD/D अगर आप निकालना चाहते हो तो नाउ दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म, यू कैन गेट इट, ठीक है।
तो दिस इज़ हाउ यू डील विद योर मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा इनपुट है विद मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपकी बुक में सॉल्व हैं, इवन चैप्टर नंबर 5 में मौजूद हैं, इवन चैप्टर नंबर 3 में मौजूद हैं। लेकिन आई वांटेड टू जस्ट हाईलाइट कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स ने इसके बारे में मतलब क्वेश्चन भी किया था, तो मैंने इसीलिए बेहतर समझा कि मैं आप लोगों के साथ ये वाली चीज़ डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन हैंडल सम सिस्टम विद टू इनपुट्स। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अगर इसमें फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, यू कैन ऑलवेज टेल मी कि सर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, या समझ नहीं आ रहा। असाइनमेंट्स आप लोगों को मैंने मेरा ख्याल असाइनमेंट नंबर 5 की दी थी, जो कि लास्ट वीक में मैंने आप लोगों से कहा था, और प्लस मैंने उसकी कोई डेट अनाउंस नहीं की थी। द रीज़न आई हैव नॉट अनाउंस द डेट वॉज ओनली वन कि आई वॉन्टेड टू गिव यू सम टाइम कि आप अपने तौर पर उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उनसे डिस्कस कर लें, लेकिन आपकी तरफ से क्वेश्चन आते रहे कि सर डेट क्या है, डेट क्या है, तो लेट मी अनाउंस द डेट। मेरा ख्याल है कि हम संडे नाइट रख लेते हैं। संडे नाइट, संडे इज व्हेन इज द संडे, टुडे इज ट्यूसडे, ओके, संडे इज 26th of April। ठीक है, तो 26th इज द ड्यू डेट। ठीक है, फॉर द असाइनमेंट नंबर 5। ठीक है, बहुत सिंपल सी असाइनमेंट है, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड असाइनमेंट। आई डोंट वांट टू गिव यू वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ असाइनमेंट्स एट द मोमेंट, especially when you cannot interact with me in a proper way or a regular class. So I want to give you just the assignments for the sake of कि आप प्रैक्टिस करो और आपके नॉलेज और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती रहे। उसमें कोई मतलब असाइनमेंट आप लोग खुद हाथ से करेंगे, पहली बात। दूसरा, खुद करें, कोई मुश्किल असाइनमेंट्स नहीं है, खुद करेंगे तो बेसिकली दी पर्पस ऑफ दीज असाइनमेंट्स आर नॉट कि जी मैं आप लोगों को एवेलुएट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्या कहते हैं असाइनमेंट्स जो है वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की असेसमेंट हो सके, वो हो सके। बेसिकली दीज असाइनमेंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ या आप लोगों को दे रहा हूँ, वो बहुत आसान दे रहा हूँ, लेकिन उसका सिर्फ एक मकसद है कि आप लेक्चर सुन के आगे वो खुद से करें। जब आप वो खुद से करेंगे तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि मुझे कोई टॉपिक कितना अच्छा या बुरा समझ आया है, कौन सी चीज़ उसमें मुझे नहीं समझ आ रही। तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी, व्हाट्सएप मी और टेक्स्ट मी कि सर ये वाली चीज़ मैंने की है, मुझे ये वाली चीज़ समझ नहीं आ रही, आपने ये कैसे की थी, आपने जो की है वो तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन जब मैं खुद से कर रहा हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम होगी दैट विल डिफाइन कि आप खुद से इंडिपेंडेंटली कोई असाइनमेंट या कोई उस तरह का सवाल खुद से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहे। मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ आपके सारे टॉपिक्स को, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूँ। आप लोगों की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर आई थी कि सर संडे तक आप लेक्चर अपलोड कर दिया करें और उस तरह की, तो मेरे लिए प्रॉबेबली इस वक्त पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम मतलब एक्सेसिव एकेडमिक एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव लोड। तो उसकी वजह से कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की चल रही हैं या आगे भी ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए सेपरेट सेशन जो है वो संडे से पहले जो है वो अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन मैंने जिस तरह लास्ट टाइम भी आप लोगों से कहा था कि आई विल इंश्योर कि आप लोगों को 1 day बिफोर लेक्चर, स्केड्यूल लेक्चर, आपको लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो जाएं और वो मिल जाएं। तो लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को जो है वो एक साथ ही एक दिन में ही जो है वो सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूं, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस एट द मोमेंट। ओके, विद दिस चैप्टर नंबर 5 में हमने जो डिस्कशन की थी, जो हमने बातें की थी, उसको हम कंक्लूड कर चुके हुए हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि सिस्टम का रिस्पांस क्या होता है, सिस्टम के रिस्पांस को हम किस तरह से लेकर चलते हैं, या सिस्टम के रिस्पांस का मतलब क्या है। माइंड इट, अभी तक से हमने अपने कंट्रोल सिस्टम में, अपने इस कोर्स में एक दफ़ा भी ये बात नहीं की
कि हम अभी तक से कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करने की पोजीशन में आ गए। अभी तक से हमने कंट्रोलर डिज़ाइन करना सीखा नहीं है, ठीक है। अभी हमने वो काम किया है जो एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ जो है वो जब इंटरेक्ट करता है तो वो ऑल ऑफ अ सडन मतलब विदाउट एनी डिले ये नहीं कहता कि ये वाली मेडिसिन ऑपरेशन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। वो उससे पहले कुछ टेस्ट परफॉर्म करता है। वो आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए, आपके के लिवर ठीक चल रहा है, आपका हार्ट जो है वो सही फंक्शन कर रहा है, आपके बाकी जो जो मतलब सिस्टम है आपके अंदर वो सारे अपने सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होती है। तो बीइंग कंट्रोल इंजीनियर्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग, आज से पहले तक जो कुछ भी हम करते रहे वो क्या था, वो हमारी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन थी। हमारा था कि हम देखना चाह रहे थे कि हमारा सिस्टम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर क्या ख़राबियाँ हैं। बेसिकली हम क्या ढूंढ रहे थे, हम अपने सिस्टम की ख़राबियाँ ढूंढ रहे थे। हम अपने सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ढूंढ रहे थे कि वो प्रॉब्लम्स हैं क्या। जब वो प्रॉब्लम्स मुझे पता चल जाएंगी तो तभी मैं उसके सोल्यूशन की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारा सिस्टम जो है वो फर्स्ट ही उसके अंदर ट्रांजिएंट उसका कैसा है, उसको ट्रांजिएंट निकालने के लिए हमने देखा कि उस ट्रांजिएंट रिस्पांस को निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, या हम उसको किस तरह से ट्रांजिएंट रिस्पांस अपने सिस्टम का निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने बात की स्टेडी स्टेट रिस्पांस। रिस्पांस कोई चीज़ होती है, लेकिन स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी हमें हमें पता होना चाहिए। स्टेडी स्टेट पे पहुंच कर आपके पास कितना स्टेडी स्टेट एरर है, कितनी देर में स्टेडी स्टेट अचीव हो रहा है, वो हमने देखा। फिर हमने स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा कि आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर आपका सिस्टम स्टेबल नहीं है तो ज़ाहिर है कि आपके कंट्रोल लूप को ये वाली चीज़ भी कैटर करनी होगी कि वो जो है वो अनस्टेबल मतलब अनस्टेबल रीजन में कम से कम रहे या बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है। क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी अगर क्वेश्चन मार्क हो जाती है तो आपको पता है इफ़ द सिस्टम इज़ अनस्टेबल, उसके ऊपर आने वाली जो भी डिस्टर्बेंस होगी वो आगे बढ़कर अनस्टेबल, दैट इज़ उसकी उसका जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है या उसकी जो ओवरशूट्स वगैरह हैं वो डाई डाउन होने के बजाय बल्कि क्या होती जाएंगी, उनकी ओवरशूट्स या उनके जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जब वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो ज़ाहिर है एक ऐसा टाइम आएगा कि वो बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और उसमें कोई ना कोई परमानेंट डिस्ट्रक्शन या वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है सिस्टम, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने जो है वो अभी तक से देखी। अब इन तीन मतलब स्टेप्स में या इन तीन टेस्ट से हमें ये पता चल गया कि हमारे कंट्रोल सिस्टम को, यानी कि जो हमने सिस्टम बनाना है, जो हमने एक सिस्टम उसके साथ लगाना है ताकि वो कंट्रोल कर सके बाकी प्रॉब्लम्स को, तो पहले हमने प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर ली, फिर हम जो है वो इसके कंट्रोलर बनाने की तरफ चलेंगे, ठीक है। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं, अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वो चैप्टर नंबर 6 है क्या, या वो चैप्टर नंबर 6 होगा किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो दैट चैप्टर इज नोन एज द रूट एंड लोकस, ठीक है। रूट लोकस एनालिसिस। अभी भी हम सिस्टम के एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब हमारे एनालिसिस जो है वो थोड़े से उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में जाके हम अपने सिस्टम को क्या करेंगे, अपने सिस्टम का कंट्रोलर बनाने की कोशिश करेंगे। अपने सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक करते हुए हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो कितना अच्छा या बुरा बिहेव कर रहा है रूट लोकस की मदद से, और इसके अंदर क्या मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, उस इक्वेशन के रूट्स अगर आप निकाल लें तो आपको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का कोई ना कोई रूट होगा। तो रूट लोकस का मतलब क्या है कि हर वो पॉसिबल रूट्स जो भी आपके सिस्टम या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आएंगे वो हम सारे के सारे ड्रॉ कर देंगे। अब देखें, मतलब आपके पास चले, मैं यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। दिस इज़ योर आर, दिस इज़ योर प्लस, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक गेन के रखा हुआ है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे फीडबैक आपके पास मौजूद है विच इज़ योर एच, ठीक है। फीडबैक एच के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। सी इसका आउटपुट है। अगर मैं इसका सी बाय आर लिखूँ तो यू नो सी बाय आर विल बी सिंपली इक्वल्स टू व्हाट, के मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के जी एच।
अच्छा, अब मैं जो रूट लोकस मेथड की आपको बात कर रहा हूँ या उसके बारे में जो डिटेल में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो क्या है कि वो रूट लोकस डिपेंडेंट है आपके आपके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स पे। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है या ये कि आपके पास जो मतलब जो मेथड इवॉल्व किया गया है उसमें ये पता चला कि जो आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यू नो दिस इज़ योर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज़ योर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो भी, अच्छा, आपको ये पता है कि ये न्यूमरेटर है तो ये ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इसके रूट्स। ठीक है, और इसके जो रूट्स हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक पोल क्या है और ज़ीरो क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आगे चल के हम मज़ीद इसके ऊपर भी बात करेंगे। न्यूमरेटर के रूट्स को हम ज़ीरोज़ कहेंगे और पोल जो हैं जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उनके रूट्स को हम पोल्स कहेंगे। इट इज़ मतलब सीन कि आपको ये पता है कि जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पोल्स हैं उनसे हम जो है वो रूट लोकस यानी कि अपने सारे जो भी रूट्स हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं बार बार रूट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, व्हाट आर दीज रूट्स, मतलब ये रूट्स हैं क्या, मतलब रूट है तो मैं रूट्स क्यों कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल चलें, एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम कोई भी है अगर आपके पास है, लेट्स से एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखता हूँ मैं। वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वन प्लस लेट्स अज्यूम कि आपके पास जी जो है वो जी और एच का प्रोडक्ट जो है वो लिखा हुआ है वन एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। ठीक है, सिंपली दिस इज योर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अगर ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो क्या यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, एस प्लस वन एस प्लस टू। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई ज़ीरो से होके ख़त्म हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद ज़ीरो। अब बात चलें, फॉर द टाइम बीइंग मैं के की वैल्यू वन ले लेता हूँ, या चलें ज़ीरो ले लेते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं जी। के की वैल्यू ज़ीरो ले ली तो आपके पास क्या आ गया, एस प्लस वन, यहाँ पे एस प्लस टू प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से आपके पास दो रूट्स आ गए, एस की दो वैल्यूज़ आ गई, माइनस वन और माइनस टू। दीज आर द रूट्स व्हेन के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, आप कहें कि सर ये रूट्स हैं और इनको ड्रॉ कर दें इस प्लेन में, दैट्स इट, वट ये दो रूट्स ही हैं और कोई रूट्स तो नहीं होंगे। यस ट्रू, और कोई रूट्स तो नहीं है, दो ही रूट्स होंगे। लेकिन द थिंग इज कि दिस वैल्यू ऑफ के इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेट्स से k इक्वल्स टू वन हो जाता है, तो जब k इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा तो यही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं जो पहले माइनस वन और माइनस टू थे, अब वो माइनस वन और माइनस टू नहीं होंगे, बल्कि होंगे अभी भी दो ही रूट्स, लेकिन वो कोई और वैल्यूज होंगी। तो बेसिकली जब हम रूट लोकस की बात करते हैं या रूट लोकस के ड्रॉ करने की बात करते हैं तो हम यही बात कर रहे होते हैं कि वो जो आपके रूट्स हैं, वो जो आपके पास माइनस वन और माइनस टू से स्टार्ट हो रहा था, मतलब के की वैल्यू ज़ीरो, अभी मैंने क्या कहा है, के की वैल्यू ज़ीरो और फिर मैंने कहा है के की वैल्यू वन। लेकिन यू नो के की वैल्यू ज़ीरो और वन के दरमियान इन्फानाइट रियल नंबर्स हैं, मतलब पॉइंट ज़ीरो 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 वन, पॉइंट ज़ीरो 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 टू एंड सो ऑन टिल यू रीच आउट टू वन। लेकिन अब के की वो तमाम वैल्यू पे कोई डिफरेंट रूट आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो रूट लोकस मेथड है वो यही है कि आपने रूट्स सारे वो तमाम रूट्स ड्रॉ करने हैं जो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। फॉर दैट मैटर के जितने भी कम्बिनेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम के इज इक्वल्स टू ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक मैं तमाम वैल्यूज चेंज करूं, ठीक है, वो तमाम वैल्यूज चेंज करूं और उससे मैं सारे के सारे जो है वो रूट्स फाइंड करूं और वो रूट्स फाइंड करके हर रूट को मैं लाता जाऊं, हर रूट के पॉइंट्स लगाता जाऊं। जब मैं इतने सारे कम्बिनेशंस जो हैं वो ट्राई करूंगा और हर रूट्स के पॉइंट, हर आने वाले रूट के पॉइंट्स लिखता चला जाऊंगा, तो जाहिर है कि ये कोई एक शक्ल बन जाएगी, किसी भी तरह की कोई भी शक्ल बन सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेट्स से इस तरह का कोई रूट लोकस बन जाता है या कोई भी किसी किस्म का भी रूट। तो अब ये जो लाइन शो कर रही है, ये लाइन बनी कैसे हैं, ये लाइन बनी है या ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि के की वैल्यू को आपने ज़ीरो से चेंज करना शुरू किया और चेंज करते करते आपने इन्फिनिटी तक वो वैल्यू चेंज की और आपने उसके सारे रूट्स जो हैं वो अपने एस प्लेन पे ड्रॉ किए। तो जो चीज़ बन के आएगी दैट इज़ नोन एज द
रूट लोकस, यानी कि ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, हर ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ योर सिस्टम, पूरे आपके सिस्टम के जो है वो रूट से बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या इज इट पॉसिबल कि मैं ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ चेंज करता जाऊं और बहुत सिंपल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी हुई है उसके तमाम रूट्स लिख सकूं? Obviously it's not possible. Obviously it's not possible. Even trying all the combination between 0 and 1, that is infinite combination between 0 and 1, even that is not possible, that is not easy. ठीक है, तो हमें कोई ना कोई तरीका इवॉल्व करने की ज़रूरत है, हमें कोई एक ऐसा तरीका ढूंढने की ज़रूरत है कि हमारे कम हो जाए। तो वो कम्बिनेशन कैसे कम से कम होंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज अबाउट हाउ कैन यू ड्रॉ योर रूट लोकस। अभी मैंने ऐसी इसमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं की कि रूट लोकस शो क्या करता है, रूट लोकस से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, रूट लोकस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या आगे चल के हम इससे क्या फ़ायदा उठाएंगे। अभी मैं सिर्फ आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि रूट लोकस बनाते कैसे हैं। लेकिन एक बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि रूट लोकस आप जो बनाएंगे दैट विल बी यूज टू डिज़ाइन योर कंट्रोलर एज वेल। ठीक है, दैट विल हेल्प यू कि आप रूट लोकस से अपने सिस्टम का रिस्पांस और ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पांस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना कंट्रोलर डिज़ाइन करने के तरफ आप आगे जा सकते हैं कि कंट्रोलर आपका कैसा होगा, आपका कंट्रोलर कैसे डिज़ाइन होगा। ठीक है, या उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जो इस सिस्टम में आने वाली हर प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें। ओके जी, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ की थी उसका सी बाई आर दोबारा लिख रहा हूँ मैं। सी बाई आर वॉज इक्वल्स टू, लेट्स से जी मैं के जी लिख रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन बाद में चल के मैं आपको बताऊंगा कि के जी ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे कोई के जी के या एच के अंदर मौजूद होगा जो कि चेंज हो रहा होगा। लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अभी मैं के जो है वो एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी लिखी हूँ अगर मैं, चलें विद दिस। ओके, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज योर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर मैं आगे लेके चलूं तो आपको याद है कि हमने बहुत शुरू में बात की थी कि जो एस डोमेन है वो क्या होती है, एस डोमेन कॉम्प्लेक्स डोमेन होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट। कॉम्प्लेक्स डोमेन या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये। इफ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका मतलब है इसकी क्या चीज़ होगी, इसकी एक मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, और इसका क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगी और एक इसका एंगल होगा। ठीक है, जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ और मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर आप देखें तो आप लिखते हो a प्लस आयोटा b। ठीक है, लेट से ये आपके पास कोई x है, x इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो इसका मतलब क्या है, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और इसके साथ कोई एंगल है आपके पास, वो एंगल आप कैसे निकालते हो, ये मैग्नीट्यूड निकल गई, ये उसका एंगल निकालना हो अगर आपने, तो एंगल कैसे आएगा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आई हैव रिटन इट अगेन। तो जब मैं यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिख रहा हूँ तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखी हुई है बेसिकली, के जी एच इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, यही मतलब है इसका। इसका मतलब यही है कि के जी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और वो -1 के इक्वल है। माइंडेड दिस द कॉम्प्लेक्स डोमेन। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से हमें दो कंडीशंस मिलती हैं। एक कंडीशन मिलती है जिसको हम मैग्नीट्यूड कंडीशन का नाम देते हैं, वो मैग्नीट्यूड कंडीशन है, यानी कि ये कंडीशन क्या है, इस इक्वेशन में मतलब ज़रा लेफ्ट हैंड साइड एक चीज़ है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि ये अगर -1 लिखा हुआ है तो इसके साथ आयोटा या J0 भी लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर आप देखें कि क्योंकि इसका सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है।
ठीक है, -1 रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट इसका ऑलरेडी 0 है। इस साइड की मैं बात करूँ तो ज़ाहिर है जी और एच, और ज़ाहिर है के जो है इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो के जी एच, ठीक है, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है, अभी मुझे जी और एच की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि के जी एच का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर द रूट। तो रियल का स्क्वायर बन के -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है जो मैग्नीट्यूड कंडीशन आ गई आपके पास। चलें, लेट मी राइट इट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मैग्नीट्यूड कंडीशन है। इस साइड पे भी मुझे नहीं पता जी और एच क्या है, ठीक है, तो इसको मैंने एज इट इज पता होंगे तो मैं यहाँ पर जी और एच की वैल्यूज डाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकूंगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इमेजिनरी इज ऑलरेडी 0, ठीक है, इमेजिनरी इज ऑलरेडी 0, तो उसका स्क्वायर रूट करके आपके पास जो मैग्नीट्यूड कंडीशन आ गई वो सिंपली क्या आ गई, वो सिंपली 1 के इक्वल आ गई। तो मैग्नीट्यूड कंडीशन इज 1। मैं इसको मैग्नीट्यूड कंडीशन क्यों कह रहा हूँ मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर आपने इसका एंगल निकालना है तो एंगल ऑफ के जी एच ऐसे ही लिखते हैं जी, एंगल ऑफ के जी एच वो क्या होगा आपके पास, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है एंगल ऑफ राइट हैंड साइड अगर मैं निकालना चाहता हूं तो वो क्या है, वो है टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट इज 0 एंड रियल पार्ट इज 1 नहीं है, -1 है। तो -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब क्या है कि जो एंगल करेक्शन आपने लगानी है उसका ख्याल रखना है। यानी कि अगर मैं इसको इमेजिनरी एक्सेस, रियल और इमेजिनरी एक्सेस में डिफाइन करूं, तो अगर ये आपके पास रियल पार्ट है, दिस इज योर रियल एंड दिस इज योर इमेजिनरी, ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, इमेजिनरी एक्सेस के अलोंग आप 0 हो, ठीक है, और रियल एक्सिस मतलब नेगेटिव है, तो इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस है, अगर प्लस होता तो इस साइड पर होता। तो खैर, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0/-1 क्या होता है आपके पास जी, क्या आएगा, द एंगल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अगर मैं एंगल करेक्शन के हिसाब से बात करूं, इमेजिनरी पॉइंट 0 कहाँ पर होगा, ये सारी लाइन जो है वो इमेजिनरी एक्सिस की 0 पे 0 को शो कर रही है, और -1 का मतलब है कि वो पॉइंट यहाँ पर, मतलब -1, ये -1 अगर आप कह देते हैं, ये -1 लाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, वैसे तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से निकालोगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0/-1 विल बी इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल होगा ये, ठीक है। लेकिन 0 का मतलब क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, बट frankly speaking this is not the angle which I am looking for, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है। तो you need to apply the एंगल करेक्शन। मैंने आप लोगों से किसी पिछले लेक्चर में जो है वो एंगल करेक्शन के हिसाब से बात की थी कि अगर आपका जो सिस्टम है या आपके पास जो भी पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो आप क्या करते हो, आप उसके अंदर 180 डिग्री माइनस दैट एंगल करते हो, जो भी एंगल आपके कैलकुलेटर ने दिया है, ठीक है। यानी कि 180 में से जो भी थीटा एंगल आया वो आप सेपरेट कर दोगे तो अब ये एंगल करेक्शन आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस साइड पर ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज, लेट मी राइट इट इन अ प्रॉपर वे, ±180 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 2k+1, ठीक है। what does it mean, ±180 इज द सेम एंगल, ठीक है, मतलब इस साइड पे देखो, या मतलब इस साइड से एंगल लो, आपके पास ये +180 एंगल है, ठीक है। आपको ये पता है कि यहाँ से भी आप नेगेटिव साइन के साथ एंगल ले सकते हो, तो दिस इज +180, दिस इज -180, ठीक है, ओके। बाकी आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक और टर्म 2k+1 भी लिखी हुई है। व्हाट इज 2k+1, 2k+1 क्या चीज़ है जी, 2k+1 एक कांस्टेंट है जिसमें k की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो सकती है, k की वैल्यू 0 हो सकती है। अच्छा, ये k और ये वाला k डिफरेंट है, चलें इसको मैं कोई और नाम दे देता हूँ। इस k को मैं जो है क्या नाम देते जी, टू सम कांस्टेंट p+1,
ठीक है, पी एक कांस्टेंट मैंने कह दिया कि ताकि डिफरेंशिएट हो जाए इसके साथ। पी की जो वैल्यू है वो 0 1 से लेकर आगे तक कंटिन्यू है। ठीक है, जब पी 0 होगा तो एंगल 180 डिग्री होगा, यानी कि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। लेकिन समटाइम ऐसा होगा कि आपके पास जो इस साइड पर एंगल निकलेगा, जो कैलकुलेट करके आप निकालोगे, ज़रा कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स। जब मैनी टर्म की मैं बात करूँ तो बहुत सारी टर्म्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो एंगल ज़रूरी नहीं है 180 हो, कभी ये एंगल जो है वो आपके पास मल्टीपल ऑफ 180 हो जाएगा। तो नाउ द एंगल कंडीशन इज नॉट लाइक ए 180, इट इज एंगल कंडीशन इज लाइक कि प्रोडक्ट ऑफ 180 एंड दिस, के आपका जो भी एलिमेंट है, जो भी रिजल्ट है, वो आपके पास क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 को इंश्योर कर रही है। ठीक है, p की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास 2p प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो एंगल कंडीशन आपके पास क्या आई, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री अगर हो तो आपकी ये एंगल कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये कंडीशन हमने कहाँ से निकाली, सिर्फ इस एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। दैट इज टू से, अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैं ये सारा कुछ कर क्या रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं स्लो स्लो ही बात करूँगा इसमें, जस्ट इसको कंक्लूड कर रहा हूँ इस लेक्चर को। ठीक है, आगे चल के फिर हम मज़ीद इसमें एडिशन करेंगे। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं हमने। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की कंडीशंस ये लिखी हुई है, उस कंडीशन के मुताबिक जो रिजल्ट आ रहा है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपके पास के जी जो है वो बराबर है -1 प्लस J0 के। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि जो भी रूट मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी मैं पॉइंट टेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो उस सिस्टम का रूट होगा। ठीक है, आई रिपीट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में फ़र्ज़ करो मैं कोई एक टेस्ट पॉइंट चेक करता हूँ, मैं फ़र्ज़ करो 1 1 या -1 चेक करता हूँ कि वो रूट लोकस का या इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कोई भी टेस्ट पॉइंट मैंने चेक करना है कि वो इसका हिस्सा है या नहीं है, तो उसको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। माइंडेड जी और एच की कोई वैल्यू होगी, कोई ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ होगा। यहाँ से आपके पास जब ये कंडीशन आई, इन कंडीशन से मतलब आपके पास दो कंडीशंस आ गई कि आपको डायरेक्टली रूट की जो भी आप पॉइंट ले रहे हो उस पॉइंट को इसके अंदर पुट करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करें, आप चेक कर लें कि क्या वो जो रूट है वो उसकी मैग्नीट्यूड कंडीशन और उसकी एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो वो रूट लोकस का या वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, अगर वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है तो वो पॉइंट रूट लोकस के ऊपर लाई करेगा। तो बेसिकली अभी जो हम आगे प्रोसीड करेंगे, हमारी सिर्फ एक कोशिश हुआ करेगी कि हमने देखना है कि हमारा कोई भी पॉइंट रूट लोकस का हिस्सा है या नहीं है। When I am saying a point is part of the root locus, actually I am saying कि वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वी गॉट two conditions, one condition is this one and the other condition is angle condition this one। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं, अगर ये दो कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी तो आपका जो भी रूट है वो रूट लोकस का हिस्सा होगा, यानी कि वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, ये मैं बार बार आप लोगों को अभी आगे चल के भी इसी तरह से बार बार ये बात करूँगा। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखूं तो यूजुअली जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन की है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो यूजुअली कैसी लिखी जाती है, वो लिखी जाती है जी 1 प्लस के टाइम्स एस प्लस Z1 एस प्लस Z2 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कितने भी आपके पास सुपर न्यूमरेटर में टर्म्स हो सकती हैं, डिवाइडेड बाय एस प्लस P1, ये हमने पहले भी लिखी हुई है इस फॉर्म में,
एस प्लस पी टू एंड सो ऑन, और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिखी थी उसमें आपके पास क्या था, मतलब ये दोनों टर्म्स नहीं थी, वन था, नीचे एस प्लस टू लिखा हुआ था और एस प्लस थ्री लिखा हुआ था, ठीक है, के एज इट इज़ अपनी जगह पर मौजूद था। तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो भी होगी यूजुअली हमारी इस फॉर्म में लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक बात कर लेने के बाद मैं मतलब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब फ़र्ज़ करो कि आपके पास कोई भी ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी हुई है, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब ज़ीरोज़ और पोल्स हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करो मैं ज़ीरोज़ और पोल्स, मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जो आपके पास पहले वाला करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, -2 पे एक पोल पड़ा हुआ था और एक पोल जो है वो -3 पे पड़ा हुआ था, -2 और -3, ठीक है, और इसमें कोई ज़ीरो नहीं था। अगर आपके पास -2 और -3 दो पोल्स हैं और मैं चेक करना चाहता हूँ, मेरा एक टेस्ट पॉइंट है जो कि यहाँ पर कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट्स से ये पड़ा हुआ है जी -2.5 एंड 2.5 पे या 1 पे, चले वाई एक्सिस उसका 1 है, ठीक है, मैंने ये टेस्ट पॉइंट रखा, ठीक है, ये टेस्ट पॉइंट है, ये मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो पोल्स हैं ना, इनके दो इसके रूट्स हैं, ठीक है, जो हमने इस्तेमाल की थी, अगर आपको याद हो, चले मैं वो दोबारा उसको उसी फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये के ओवर एस प्लस टू एंड एस प्लस थ्री लिखा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसके ये दो रूट्स हैं -2 और -3, ठीक है, जब के की वैल्यू ज़ीरो है, ये के की वैल्यू ज़ीरो पे आपके दो रूट्स हैं, ठीक है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है -2.5 और 1, क्या वो इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, यानी कि के की वैल्यू को मैं चेंज करूँगा तो क्या ये वाला कम्बिनेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अगर ये कम्बिनेशन पॉसिबल होगा तो क्या होना चाहिए, इसको एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यूजली हम क्या करते हैं, यूजली हम मैग्नीट्यूड कंडीशन को लेट गो कर देते हैं क्योंकि के उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसके फिलहाल उसको उसकी तरफ नहीं चाहते, लेकिन हम एंगल कंडीशन को मतलब चेक करते हैं, हम एंगल कंडीशंस को जो है अप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या वो चीज़ जो है, यानी कि ये वाला पॉइंट एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। यहीं पर इसको पॉज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टेस्ट पॉइंट को कैसे चेक करते हैं या एंगल कंडीशंस को कैसे अप्लाई करके किसी भी पॉइंट के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कि वो उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है। अगर वो रूट होगा तो दैट विल बी पार्ट ऑफ योर रूट लोकस, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेज लेक्चर। तो इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट लेक्चर आप इसी को कंटिन्यू